हम्म। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा था वो ये देखा था कि मतलब कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एंड देन उसके बाद फिर हमने देखा कि मेथड्स, क्या मेथड्स थे कि इंस्टेंस मेथड हो गए या फिर क्या कहते हैं क्लास मेथड्स हो गए। इसी तरह कंस्ट्रक्टर में हमने कई सारी चीजें देखी, प्राइवेट पब्लिक, कैसे हम डेटा को इधर उधर भेज, मतलब मल्टीपल डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे, है ना। स्टोर मतलब किसी भी कंस्ट्रक्टर में कैसे पास करेंगे पैरामीटर्स, वो चीज हमने देखी। अभी हम ये देखेंगे, अब हमने लास्ट उसमें क्या देखा था अगर याद हो तो, हम ये बोल रहे थे कि जो है क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर तो तभी चलेगा जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो वो ऐसे ही जब हमने ऐसे बनाया था उसमें लैपटॉप का, तो लैपटॉप्स का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऐसे करके, तो हमने ऐसे कुछ बनाया था, है ना, जिसमें हमने जो है क्या कहते हैं कंपनी का नाम पास कर दिया था ऐसे करके। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, जो हम कंस्ट्रक्टर जो भी हमारा होता है लैपटॉप्स का कंस्ट्रक्टर जो होगा, वो तभी चलेगा उस मतलब ऐसे नहीं चलेगा अगर हम नॉर्मली जो है क्या कहते हैं कुछ करें तो उसमें नहीं चलेगा। और एक चीज यह है कि अब ये जो मेथड है जैसे कि एप्पल डॉट प्रिंट नेम, ठीक है, या प्रिंट प्रिंट इंफॉर्मेशन, ये जो मेथड हमने कॉल कर लिया। अब ये क्या है कि अगर जो है क्या कहते हैं मेरे पास कोई इंस्टा वो क्लास नॉट, हाँ क्लास मेथड है अगर मेरे पास, जिसको मैं जो है क्या कहते हैं सीधे ऐसे कॉल कॉल कर दूं लैपटॉप्स डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन करके, ठीक है। अगर मैं ऐसे कॉल करूं तो इस केस में कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं होगा, है ना। राइट। इसके केस में कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होता, क्योंकि ये तो जो है क्या कहते हैं इंस्टेंस क्लास मेथड, मेथड। हाँ क्लास मेथड है, तो वो कभी कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं एक रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि अच्छा हमें लेकिन करना है, हमें कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज सेट करनी है, जैसे हम वही स्टेट और उसकी जो है क्या कहते हैं वो करके, है ना। तो वो चीज है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सेल्स फोर्स में। जो क्या कहते हैं एक तो आपका इंस्टांस ब्लॉक होता है, ये जो कि क्या कहते हैं उससे इसको हम ऑब्जेक्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। और एक हमारा हमारा होता है स्टैटिक ब्लॉक, जिसको हम क्लास ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं ये वो है ना, हम इंस्टेंस ब्लॉक की बात करें अगर, तो इंस्टेंस ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के पहले चलता है। मतलब सॉरी ये तो स्टैटिक ब्लॉक, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, डिफिनेशन उल्टी जगह पे लिख दी, ठीक है। एक मिनट में इसको कॉपी पेस्ट करके फिर बताता हूँ। हम्म। तो ये जो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक होता है बेसिकली, अगर जावा का आइडिया है तो सिमिलर टू जावा होता है। और जो क्या कहते हैं द ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स ईच टाइम एन इंस्टेंस इज क्रिएटेड। मतलब जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने से पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा, जो क्या कहते हैं वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इजिली। इसका जो है क्या कहते हैं अगर वैसे यूज वाइज देखा जाए तो, जो क्या कहते हैं रियल टाइम उसमें इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। मतलब मैंने तो वैसे अभी तक यूज नहीं किया है इंस्टेंस ब्लॉक को, ठीक है। इसमें क्या होता क्या है कि अब जो ये आप जैसे इसको बनाते कैसे इंस्टेंस ब्लॉक को, ये हमारा इसका क्लास का नेम हो गया। हम दो करली ब्रेसेस सिंपल बनाते हैं, एंड देन उसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो बेसिकली इंस्टेंस ब्लॉक होगा, वो होता है। अब जैसे कि जैसे इसमें सिंपल है ना, हमने एक क्लास बनाई माई क्लास, और इसके अंदर हमने दो करली ब्रेसेस और बना दिए। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल चार करली ब्रेसेस हैं। ये दोनों तो क्लास के हैं, ये वाला पहला वाला और लास्ट वाला, और ये जो दोनों है वो इंस्टेंस ब्लॉक के हैं। इसको पूरे क्लास में कहीं भी लिख सकते हो, बट क्लास के अंदर ही होना चाहिए, मेथड के अंदर नहीं। ये क्लास के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर से पहले। मतलब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है जब हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। अब जैसे कि इसका लेट्स से कि इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक पब्लिक माई क्लास, ठीक है। इसका मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अगर मैं ये डाल दूं कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऐसे करके यहाँ पे कि माई क्लास लेट से कि टेस्ट क्लास इक्वल टू न्यू माई क्लास, ठीक है, तो जो आउटकम आएगा वो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो वो सबसे पहले, सॉरी ये वाली नहीं, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा हमारा इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर जितना भी कोड, अगर 10 लाइन लिखा होगा तो 10 लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी के हिसाब से ये डिबग आएगा, और फिर जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड आएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब भी इंस्टेंस ब्लॉक बनेगा वो कंस्ट्रक्टर से पहले ही एग्जीक्यूट होगा, और जो भी कोड होगा इसमें। अब मतलब रियल टाइम सिनारियो तो मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, बट अगर इन जनरल कोई पूछे कि इंस्टेंस ब्लॉक कब यूज करते हैं, तो हम उसमें बोल सकते हैं कि इंस्टेंस ब्लॉक बेसिकली जो है क्या कहते हैं हम इस लिए यूज करते हैं कि क्या कहते हैं, जब भी अगर हमें कोई पीस ऑफ कोड कंस्ट्रक्टर के पहले एग्जीक्यूट करना है तो हम इंस्टेंस ब्लॉक यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि भाई जो है क्या कहते हैं हमारे पास कंट्री और स्टेट का वो है ना, हमारे पास जो है क्या कहते हैं कंट्री स्टेट की पिक लिस्ट है, ठीक है, कंट्री एंड स्टेट। और लेट्स से कि हम कंस्ट्रक्टर में जो है क्या कहते हैं पैरामीटर ले रहे हैं कंट्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इंस्टेंस ब्लॉक होगा बेसिकली इस इंस्टेंस ब्लॉक में हम सारे की सारी जो है क्या कहते हैं कंट्री और स्टेट्स की लिस्ट ले लेंगे। एंड जो है यहाँ पे हम एक वो बना लेंगे जो भी हमें बनाना है कि कंट्री का क्या, जैसे कि इंडिया के जो भी स्टेट्स होंगे उसके स्टेट्स यहाँ पे ले लिए हमने। ऐसे ही करके हमने जो है क्या कहते हैं यूएसए, चाइना या फिर कनाडा, यूके ऐसे करके ले लिया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे कंट्री, तो हमारे पास पहले से ही हर एक कंट्री के स्टेट्स हमारे पास पहले से होंगे। तो हम उनको जो है क्या कहते हैं यहाँ पे वो कर सकते हैं कंट्री के, मतलब जैसे हमें अगर हमने इंडिया पास किया तो इंडिया से रिलेटेड जो भी हमारे पास स्टेट्स होंगे हम वो इजिली जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमें पहले ही मिल जाएंगे। बट इसमें एक जो है क्या कहते हैं वो है मतलब ड्रॉबैक कह लो या नुकसान कह लो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये हर बार चलेगा जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कह दिया कि इंडिया, ठीक है, अब मैं जो है क्या कहते हैं एक फिर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दूं। लेट से मैंने डाल दिया यूके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया यूके क्लास, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया। ठीक, तो ये क्या होगा, अब ये कोड एक बार इंडिया के लिए चलेगा, ये दोनों लाइन कोड मतलब पूरा। फिर जब ये फिर से ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो क्योंकि ये इंस्टेंस ब्लॉक है, तो ये जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर के पहले एग्जीक्यूट होगा वो। ठीक है, ये क्लियर है। क्लियर है भैया। इसमें एक एग्जांपल और है कि जो है क्या कहते हैं, अब जैसे हमने कंट्री स्टेट का लिया, एक दूसरा एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं कंट्री और करेंसी का एक्सचेंज रेट, है ना। मतलब जैसे कि अब क्या कहते हैं हम अगर बात करें कि हम इंडिया और क्या कहते हैं यूएस का एक्सचेंज रेट लेना है ना, तो इंडिया में ऐसा होता है ना कि मतलब यूएस का $1 जो क्या कहते हैं इंडिया का 82 समथिंग जो है क्या कहते हैं रुपीस के आसपास है ना। तो हम ये चीज भी जो है क्या कहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट ले लें कि हर कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या है। मतलब हमने जैसे कि इसमें इंडिया का रुपी हो गया या फिर यूएस का डॉलर हो गया, करेंसी वगैरह यहाँ पे हम स्टोर करके बेसिकली वो ऐसा कोड जो हमें कंस्ट्रक्टर के पहले चाहिए। और यही एक दो एग्जांपल, एक तो कंट्री एक्सचेंज वाला ले सकते हो और एक कंट्री स्टेट वाला ले सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डेवलपर कंसोल हमने पहले से ओपन कर रखा है, एक क्लास बनाएंगे, फाइल पे जाके न्यू बस क्लास, और इसको माई क्लास ही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और यहाँ पे एक डिबग स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब हमें इंस्टेंस ब्लॉक बनाना है तो हमें सिर्फ दो करली ब्रेसेस बनाने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और बस ये इंस्टेंस ब्लॉक बन गया।
ये हमारा जो है क्या कहते हैं इंस्टेंस ब्लॉक है। ठीक है, अब ये जो है क्या कहते हैं इसके अंदर आप डीबग स्टेटमेंट लगाओ या फिर कोई एसक्यूएल क्वेरी करो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसको सेव करो। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, अगर अपन जाएं इसमें डिबग में और देन एग्जीक्यूट एनॉर्मस विंडो, अगर हम यहाँ पे जाए माई क्लास, लेट से कि हमने इंडिया का क्लास बनाया, ठीक है, इंडिया क्लास, इसमें हमने किया न्यू माई क्लास, ये एक हो गई। ठीक है, अब मैं जो है क्या कहते हैं एक यूएसए कर देता हूँ और एक यूके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैं क्लास हटा देता हूँ। तो ये क्या होगा, अब ये जो कोड है ना 3 बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक ही क्लास के मैंने 3 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसमें मैंने नाम अलग अलग दे रखा है बस। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखोगे कि क्या होगा कि पहले वो इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर इंस्टेंस ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर इंस्टेंस ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर। तो मतलब ये बेसिकली कुल मिला के ऐसे एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो है क्या कहते हैं यही ड्रॉबैक है इंस्टेंस ब्लॉक का, कि बार बार जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। ये तो ठीक है, लूप की तरह हो गया भैया। लूप की तरह वैसे नहीं है, मतलब लूप की तरह, लूप क्या है कि उसमें एक वो होता है, कंडीशन होती है कि वो जैसे कि हमारा लूप है, मतलब 10 बार चलेगा या फिर 15 या फिर जो भी है, मतलब उसमें एक लिमिट होती है कि वैसे चलेगा। ये क्या है कि ये तब चलेगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वैसे नहीं चलेगा। ओके भैया। ठीक है, हाँ अमन क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो है क्या कहते हैं हमारे स्टैटिक ब्लॉक की, जो कि क्लास ब्लॉक होता है। अब इसमें हमने क्या ड्रॉबैक देखा, इसमें ये देखा कि एक तो ये बार बार एग्जीक्यूट होता है, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है बार बार एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब जैसे कि मुझे एक बारी इस पर्टिकुलर, मैंने एक बारी अगर ले लिया कंट्री का करेंसी एक्सचेंज रेट ले लिया, तो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करने की एटलीस्ट उस समय जरूरत नहीं है, मे बी बाद में फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े। ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैटिक ब्लॉक होता है जो कि क्लास से रिलेटेड होता है। मतलब जितनी बार आप एक जैसे ही आप फर्स्ट टाइम जब आप क्लास यूज करोगे ना, क्लास लेट्स से कि आपने जो है क्या कहते हैं ऐसे लैपटॉप डॉट प्रिंट इन्फो, जैसे ही आप ऐसा यूज करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपका स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। एक बार चलेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यूज इनिशियलाइज करोगे या जो भी ऑपरेशन करोगे वो परफॉर्म करेगा। और उसके बाद फिर कितनी बार भी आप उसको जो है क्या कहते हैं उस पूरे ट्रांजैक्शन में जितनी बार यूज करोगे, वो क्या कहते हैं ऐसा का वैसा ही रहेगा, वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो है क्या कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक का वो है। बट स्टैटिक ब्लॉक का क्या, ये तभी चलेगा जब आप क्लास के साथ यूज करोगे। ऑब्जेक्ट बनाते समय स्टैटिक ब्लॉक जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम स्टैटिक या क्लास ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, सिंटैक्स सिंपल है, वो जो 2 कर्ली ब्रेसेस थे उसके पहले सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं बस। जैसे ही हम स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे जो है क्या कहते हैं ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक हो जाएगा। ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये कंस्ट्रक्टर से पहले आपका इंस्टेंस ब्लॉक पर चलता है, इंस्टेंस ब्लॉक से पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। जितने भी स्टैटिक जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स और स्टैटिक जो है क्या कहते हैं होंगे, वो हमेशा सबसे पहले चलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। यूज केस, सेम यूज केस, आपको जो है क्या कहते हैं पूरे ट्रांजैक्शन में कुछ कंट्री और स्टेट्स की लिस्ट चाहिए, आपने स्टैटिक ब्लॉक बनाया उसमें करके रख लिया, अब वो पूरे ट्रांजैक्शन में अवेलेबल है, वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे जो है क्या कहते हैं हमारा जो है क्या कहते हैं वो नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, और हमारी जो मेमोरी वगैरह है प्रोसेसिंग वगैरह है वो भी जो है क्या कहते हैं फास्ट रहेगी। तो उसमें कोई जो है क्या कहते हैं वैसा वाला इश्यू नहीं आएगा। तो इसलिए मोस्टली जो है क्या कहते हैं हम उसमें स्टैटिक ब्लॉक ही यूज करते हैं। और जो है क्या कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक का यूज केस हम फ्यूचर में उस पर भी देखेंगे, जो है क्या कहते हैं जब हम चीजें कुछ डेवलप करेंगे तब हम देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए।
अब हम इसी जो है क्या कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक को अपने यहाँ पे क्लास में भी डाल देते हैं ऐसे करके, एंड देन सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं लिखा इस क्लास में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके इसको, ये तीनों तीनों की जगह आप सिर्फ एक रखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिबग ओनली में। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। वो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट बनाते समय नहीं होता है, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनाते समय भी होता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ है, फिर इंस्टेंस ब्लॉक हुआ है, फिर कंस्ट्रक्टर हुआ है। तो अब जो है क्या कहते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बनाओ या क्लास डॉट वेरिएबल नेम या क्लास डॉट मेथड नेम यूज करो, आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो भी आपको डेटा चाहिए स्टैटिक ब्लॉक में, वो कंट्री जो है क्या कहते हैं कंट्री स्टेट हो, और जो है क्या कहते हैं आपका कंट्री करेंसी हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे क्लास मतलब ये क्या कहते हैं इंटरफेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इंटरफेस, और ऑब्जेक्ट हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक में, जो कि हम यूटिलाइज करेंगे आगे चल के। तो स्टैटिक ब्लॉक का क्या सही है कि वो हमेशा और हमेशा सबसे पहले चलेगा, कुछ भी हो क्लास में, और जो प्रोसेसिंग यहाँ पे करनी है वो आप कर लो। उसके बाद एक चीज जो है वो ये कि स्टैटिक ब्लॉक में जो वेरिएबल स्टोर होगा, यूज होगा, वो हमेशा स्टैटिक यूज होगा। अगर याद हो तो जब हमने स्टैटिक मेथड बनाया था, तो उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल ही जो है वो कर रहे थे, रेफरेंस कर पा रहे थे, यूज कर पा रहे थे, है ना। वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक में भी जब भी हम कभी जो है क्या कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक यूज करेंगे, तो इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल ही यूज कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नेम में लेट्स से कि मैंने एप्पल कंपनी डाल दिया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करूं, तो ये जो है क्या कहते हैं मुझे यूज नहीं करने देगा, क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक है और वेरिएबल स्टैटिक नहीं है। ये बोलेगा वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे ही मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा, जो क्या कहते हैं कोई भी एरर नहीं आएगी, और जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ पे आना चाहिए स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी, सिंपल सा जो है क्या कहते हैं वो वेरिएबल यहाँ पे यूज करने देगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टैटिक ब्लॉक और जो है क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं ये इंस्टेंस ब्लॉक का। हाँ जी भाई। हाँ ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वो बात करने वाले हैं कॉल स्टैक की। ये हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा, जो है क्या कहते हैं जब आपको कोई एरर होगी आपके कोड में, और आप उसको जो है क्या कहते हैं डिबग करना चाहते हो कि एक्चुअल में एरर है कहाँ पे, और उसको जो है क्या कहते हैं एरर्स को कैसे जो है क्या कहते हैं आप ढूंढो, तब यूज होगी। कॉल स्टैक को बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक ऐसी जगह जहां पे जो है क्या कहते हैं हमारे सारे मेथड्स स्टोर होते हैं। अभी हम क्या बोल रहे थे, हमने अगर याद हो तो पहले हम बोल रहे थे एक हीप मेमोरी होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारी स्टैक मेमोरी, ठीक है, जो कि हमारे जो है क्या कहते हैं मेथड्स को स्टोर करती है। और स्टैक हमेशा जो है क्या कहते हैं फीफो के कॉन्सेप्ट में काम करती है, सॉरी लीफो के कॉन्सेप्ट में, लास्ट, हाँ लीफो के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लीफो मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो क्यू होती है। स्टैक स्टैक हमारा होता है लीफो। मैं इसको ये भी लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा सा इन जनरल टर्म में बना देता हूँ, कि जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि कोई रियल टाइम में, हाँ लेट्स से कि अभी जो है क्या कहते हैं हम कोई दीवार बना रहे हैं, ठीक है, दीवार में क्या होगा, पहले आप एक ईंट रखोगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ईंट रखोगे, ऐसे होता है ना, फिर उसके ऊपर एक ईंट रखोगे, फिर इसके ऊपर एक ईंट रखोगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन सी ईंट रखी गई, ये, ठीक है, ये वाली ईंट जो है आपने सबसे लास्ट में रखी, और ये वाली ईंट जो है क्या कहते हैं आपने फर्स्ट सबसे पहले रखी। तो अब क्या है, एक मिनट,
हाँ, अब क्या है कि अगर लेट्स से कि आपको कभी फ्यूचर में ये दीवार तोड़नी पड़ी तो आप कैसे तोड़ोगे? आप डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते हो, लास्ट वाले को पहले। फर्स्ट वाली ईंट को आप पहले नहीं हटा सकते, पहले आप इसको हटाओगे, ठीक है, फिर जो है क्या कहते हैं आप इसको हटाओगे, फिर इसको हटाओगे, एंड देन जो है क्या कहते हैं आप इसको हटाओगे। तो मतलब जो सबसे पहले हमने रखा था वो लास्ट में जो है क्या कहते हैं निकलेगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सिमिलर आप एग्जांपल ले लो एक बॉक्स का। बॉक्स में हम कुछ सामान रखते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो हम सबसे पहले बॉक्स में सामान रखेंगे वो हमेशा सबसे आखिरी में निकलेगा, क्योंकि जो हमने सबसे लास्ट में रखा होगा वो जो है क्या कहते हैं पहले निकलेगा। और यही कॉन्सेप्ट होता है जो है क्या कहते हैं लीफो का, और यही होती है हमारी स्टैक मेमोरी। स्टैक का मतलब अगर आप विजुलाइज करो, एक के ऊपर एक रखा हुआ, एक दीवार की तरह, एक बॉक्स की तरह, ठीक है। अब स्टैक मेमोरी मतलब ये, जैसे कि इसको मैं वैसे दिखाऊंगा इसमें जैसे कॉल स्टैक है, ठीक है। अब ये जो है क्या कहते हैं आप, सिंपल सा है, इसीलिए मैंने पहले मेथड्स वगैरह पढ़ा है। अब जैसे इतने सारे मेथड हैं, ABCDE, ठीक है, 5 मेथड 6 जो भी है, पांच पांच मेथड है। पहले मेथड ई कॉल हुआ, ए कॉल हुआ तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, कैसे वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सेम चीज कॉल स्टैक का है सेल्सफोर्स में। अब लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे ये ना एक लिख देता हूँ पहले। एक वो बनाते हैं क्लास, कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए तो बोल देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो है क्या कहते हैं आपको बेसिकली कॉल स्टैक अगर समझ में आ गया तो ये मान लो कि आपको आधी जो वो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट की डिबगिंग स्किल होती है ना, जो कि एक डेवलपर को नॉर्मल डेवलपर से बहुत अच्छा बनाती है, वो जो है क्या कहते हैं आपकी क्लियर हो जाएगी, और उसी से आप मार्केट में स्टैंड आउट होगे चीजों को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, फाइंड कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, अब हमारे पास मेथड ए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मेथड ए से हम मेथड बी कॉल कर रहे हैं, बी से सी, और सी से डी, और सी डी से ई, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ए से हम मेथड कॉल करना, क्योंकि हम क्लास के अंदर ही कॉल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर लेंगे। और मेथड बी से हम कहेंगे कि मेथड सी, और मेथड सी से हम कॉल करेंगे मेथड डी, और मेथड डी से कॉल करेंगे हम मेथड ई, ठीक है। और इसके अंदर हम डिबग डालेंगे, सिस्टम डॉट डिबग, और यहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है। और यहाँ पे मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डी। सिमिलरली हम हर मेथड में मेथड कॉल करने के बाद उस मेथड का नाम प्रिंट करेंगे। नाम इसलिए प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चले कि हम कौन से मेथड के अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल स्टैक का कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले क्या होगा, आप अपना क्लास एग्जीक्यूट करोगे और आप इस मेथड को कॉल करोगे जो कि है मेथड ए, ठीक है। तो मेथड ए आपके कॉल स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलेगा कि मेथड ए में मेथड बी मिल गया। अब यहाँ पे क्या है ना, मेथड ए के ऊपर कोई लाइन नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूं, यहाँ पे लिख दूं इनसाइड मेथड ए, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, और एक बार ही नहीं, लेट्स से कि मैं 2-3 बार लिख दूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमने इस मेथड को कॉल किया, मेथड वहां पे चला गया स्टैक में, ठीक है। अब ये इसकी प्रोसेसिंग शुरू करेगा, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको प्रोसेस करेगा। उसको पहला लाइन नंबर मिलेगा 4, अच्छा डिबग है प्रिंट कर दो। अच्छा 5 नंबर डिबग है प्रिंट कर दो। 6 नंबर डिबग है प्रिंट कर दो। फिर जैसे ही 7 नंबर पे उसको मिलेगा मेथड कॉल, मेथड बी, वो तुरंत जो है क्या कहते हैं मेथड बी को स्टैक में डाल देगा, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं सिमिलरली अगर मेरे पास मेथड बी के अंदर भी कुछ है, जैसे कि इनसाइड बी, अभी क्या था, कर्सर यहाँ पे था लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। जैसे उसको मेथड बी मिला वो कर्सर उठ के यहाँ पे चला आएगा लाइन नंबर 10 पे। अब वो क्या करेगा, अगेन वो कंपाइलर देखेगा, अच्छा डिबग स्टेटमेंट है, डिबग करो, तो कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं कर्सर आपका मेथड सी में आएगा। जैसे ही मेथड सी मिलेगा उसको उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे मेथड कॉल करना है, तो फिर से मेथड सी को कॉल स्टैक में डालेगा, ठीक है। फिर से मेथड सी में अगर कुछ प्रोसेसिंग है, मेथड कोई दूसरा मेथड कॉल करने से पहले, तो इसके एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही मेथड डी मिलेगा उसको कॉल स्टैक में डाल देगा।
और मेथड डी के बाद जो है क्या कहते हैं वो मेथड ई को कॉल स्टैक में डाल देगा। अब इसके बाद उसको मेथड ई में क्या मिलेगा, मेथड ई में कुछ नहीं है, वो सिंपल डिबग स्टेटमेंट है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कर्सर यहाँ है अभी हमारा डिबग स्टेटमेंट पे, इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद कर्सर रिटर्न करेगा जो क्या कहते हैं मेथड डी में, लाइन नंबर 20 में, क्योंकि यहां से कॉल हुआ था मेथड ई। अब ये क्या करेगा, इसके बाद की जो लाइन होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, डिबग करेगा। अब यहां से फिर से वो जो है क्या कहते हैं कर्सर यहाँ पे भेज देगा वापस, मेथड जहां से कॉल हुआ था मेथड वहां पे फिर से वो कर्सर दे देगा उसको, एंड देन फिर ये प्रिंट करेगा और यहाँ से फिर वो कर्सर भेजेगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे लेट से कि अगर मैं मेथड यहाँ पे लेट से मेथड सी से अगर मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न, और इसके अंदर मैंने लिख दिया मेथड सी, मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टोर भी कर सकता हूँ कि लेट से कि स्ट्रिंग और कुछ भी हो सकता है मेथड सी आउटपुट, और मैं उसको स्टोर करा के यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पहले कर्सर इधर उधर घूमेगा देन यहाँ पे आएगा। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, मेथड ई में कुछ नहीं मिला, मेथड ई निकल जाएगा एग्जीक्यूट होके। अब मेथड डी एग्जीक्यूट होके स्टैक से निकल जाएगा, फिर मेथड सी निकल जाएगा, फिर मेथड बी, एंड एट द एंड मेथड ए निकलेगा, कॉल स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके भैया। क्लियर है ना। हाँ तो जी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मेथड ए को आपने पहले रखा, उसके अंदर आपने मेथड बी को कॉल किया, हम्म। उसके अंदर आपने मेथड सी को कॉल किया, तो उसके हिसाब से मेथड सी के अंदर जो रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लास्ट में मेथड सी है अगर ए बी सी में पकड़े, राइट। हाँ हाँ, जो सबसे देखो जैसे कि यहाँ पे है मेथड ए के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड है तो जो कि मेथड नहीं कॉल कर रही, हम्म। ठीक है, तो तो उसको वो क्या एग्जीक्यूट कर करेगा, देगा। हाँ वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एंड देन जैसे उसको मेथड मिलेगा वो उस दूसरे मेथड को तुरंत कॉल कर देगा। और अगर समझ लीजिए मैंने मेथड ए के अंदर मेथड बी और मेथड बी के अंदर मेथड सी को कॉल किया है, ठीक है, हम्म तो मैंने मेथड सी में कुछ लिखा है, हम्म। तो तो वो वैसे ही कॉल करता जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ ना, मेथड सी से मेथड डी डायरेक्ट कॉल हुआ, मेथड डी से डायरेक्ट मेथड ई कॉल हुआ, तो वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इस मेथड कॉल करने से पहले ऊपर कोई लाइंस, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसे उसको एग्जीक्यूट करना हो, ना तो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ना कोई सोकल क्वेरी है, ना जो है कोई डीएमएल है, कुछ भी नहीं है, सीधा मेथड कॉल है। तो जैसे ही मेथड सी में आएगा उसको सबसे पहली लाइन मेथड कॉल मिलेगी, वो तुरंत कर्सर को यहाँ मेथड डी पे भेज देगा, और ओके मेथड डी पे जैसे ही आएगा वो उसको तुरंत फिर से मेथड मिलेगा, फिर से वो कर्सर यहाँ भेज देगा, और फिर धीरे धीरे कर्सर वापस जाता जाएगा, ओके, समझ गया। ठीक है। ये मतलब बेसिकली इसको वैसे पेड़ चढ़ने का मतलब इसको मान लो चढ़ना उतरना है बेसिकली इसमें। यहाँ इसको मान लो कि पहले आप चढ़ गए फिर आप उतर रहे हो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसको हम्म। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मेथड ई एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मतलब प्रिंट होगा, फिर जो है क्या कहते हैं डी सी ऐसे करके, तो लेट से इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम यहाँ पे कॉल स्टैक बना देते हैं, और हमें सिर्फ एक ही मेथड कॉल करना है जो कि है मेथड ए, एंड देन एग्जीक्यूट, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं हमारा ये हो गया, मेथड एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको डिबग करूं तो आप देखोगे मेथड, हाँ इनसाइड मेथड ए 3 बार प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि मेथड ए के अंदर सबसे पहले ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसको अभी तक मेथड बी नहीं मिला, तो 4 5 6 पे उसने लाइनें एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। देन जैसे ही उसको मेथड बी मिला वो तुरंत मेथड बी के अंदर गया, और उसने कहा जो है क्या कहते हैं उसको सबसे पहली लाइन मिली इनसाइड मेथड बी जो हाँ एग्जीक्यूट हुई। अब देन उसको मेथड सी पे जाना है, तो मेथड सी से डी में जाएगा, डी से ई में जाएगा, इसलिए सबसे पहले ई प्रिंट हुआ, फिर डी, फिर सी, फिर बी के अंदर आया उसने बी और मेथड सी प्रिंट किया, एंड देन ए प्रिंट किया, ठीक है। एक अब बार क्लियर कोड है। दिखाइए, एक बार कोड दिखाइएगा वो मेथड बी का।
मेथड बी, ओके, मेथड सी को कॉल हो गया स्ट्रिंग। क्लियर है वैभव? कोई कंफ्यूजन है आपको? मतलब डेफिनेटली होगा, बट चीजें समझ ये में आ रही हैं? मेथड बी से और बता दीजिए भैया एक बार। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ये वाला मेथड कॉल किया था, ठीक है? तो उसको डिबग मिल गया, तो वो सारे उसने इसको प्रिंट कर दिए तीनों, ठीक। ये तो समझ में आ गया, फिर बी पे चला हम्म, गया। जैसे उसको मेथड कॉल बी मिला तो बी से कॉल किया तो यहाँ पे कर्सर आ गया लाइन नंबर 11 पे, ठीक है। अभी जो है क्या कहते हैं, आपका कर्सर यहाँ पे है। कर्सर मतलब आप ये मान के चलो एक पॉइंटर जो कि ये पॉइंट कर रहा है स्टैक में। स्टैक में अभी जो है क्या कहते हैं, स्टैक इस मेथड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली लाइन उसको क्या मिली, डिबग। तो क्या करेगा, पहले डिबग करेगा। अब कर्सर यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब इस लाइन में उसको क्या मिला, उसने कहा पहले मेथड सी एग्जीक्यूट करो। इसका क्या मतलब होता है इक्वल का, कि पहले हमेशा राइट हैंड साइड को एग्जीक्यूट करो, उसकी जो वैल्यू आए उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर दो। यही मतलब होता है इस पूरी लाइन का, हाँ, ठीक है। तो उसको क्या मिला, मेथड सी। तो मेथड सी बेसिकली क्या है, एक मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये इसको मतलब ये जो है मेथड कॉल है, ठीक है। मेथड कॉल जैसे मिली तो अब ये कर्सर यहाँ से उठ के मेथड सी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। अब मेथड सी में उसको सबसे पहले ही मेथड डी मिल गया, यहाँ पे उसको फिर से मेथड कॉल मिल गई, ठीक है। तो वो अब आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अभी ये मेथड एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले, लाइन नंबर 20 या 21 ठीक है। पे। तो अब ये लाइन मेथड डी से तुरंत कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, मेथड डी पे, लाइन नंबर 16 से। अब मेथड डी में फिर से उसको मिल गया कि जो है क्या कहते हैं, वो मेथड कॉल करना है उसको। तो अब ये यहाँ से कर्सर उठ के आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उसको मिला कि ठीक है, यहाँ पे मुझे डिबग कॉल करना है, डिबग स्टेटमेंट प्रिंट करना है और कुछ नहीं करना। तो ई को प्रिंट करेगा और कर्सर उठा के वापस इसी लाइन नंबर 21 में भेज देगा कि भाई मेरा काम हो गया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब तुम जो है आगे का देख लो, तुम्हें क्या करना है। तो अब इसके बाद ये चेक करेगा कि क्या आगे कोई और लाइन है जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो वो जो है क्या कहते हैं, उसने देखा अच्छा डिबग स्टेटमेंट है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो वो डिबग करेगा। अगर यहीं पे आपने जो है क्या कहते हैं, लेट से फिर से मेथड ई कॉल कर दिया, तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद फिर से वो चेक करेगा कि क्या कोई एक और लाइन है जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है। उसको मिलेगा हाँ और करनी है एग्जीक्यूट। उसको फिर से वो मेथड यहाँ से, अब यहाँ पे कर्सर होगा और यहाँ से फिर से वो यहाँ वापस आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर से वो यहाँ भेजेगा, बोलेगा मेरा काम हो गया, अब तुम आगे देख लो। अब यहाँ पे वो फिर से ये मेथड चेक करेगा, ये कंपाइलर चेक करेगा जो भी हमारे पीछे काम कर रहा है, कि क्या इसके बाद कोई और लाइन है। वो कह रहा नहीं है, तो कहेगा ठीक है, ये कर्सर अब वापस इसको भेज दो यहाँ लाइन नंबर 16 पे। अब लाइन नंबर 16 के बाद फिर से ये चेक करेगा कि क्या है। अच्छा एक और लाइन है प्रिंट करने के लिए, यहाँ प्रिंट कर दो। फिर इसके बाद फिर इसने चेक किया कि अच्छा अब रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ से रिटर्न हो जाओ। जैसे ही रिटर्न मिलेगा इसके आगे कोई लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं और हम कोई कोड लिख नहीं सकते। तो ये तुरंत जो है क्या कहते हैं, यहाँ से रिटर्न करेगा और कर्सर वहां भेज देगा जहां से ये मेथड कॉल हुआ है। हमारा मेथड कॉल हुआ था लाइन नंबर 12 से, तो वो यहाँ लाइन नंबर 12 में भेज देगा। अब इसके बाद फिर वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा बी और /n का मतलब है नई लाइन, मतलब न्यू लाइन में। अब न्यू लाइन में ये प्रिंट होगा, इसीलिए अगर यहाँ पे देखोगे तो बी पहले प्रिंट हुआ और एक नई लाइन में मेथड सी प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब क्लियर है? चलिए मान लेते हैं भैया कि हम लाइन नंबर 26 में मेथड ई को सिस्टम डॉट डिबग ई लिखें, ई प्रिंट हुआ। फिर मैं उसके बाद कर्सर आ जाएगा आपके हिसाब से लाइन नंबर 22 पे, राइट? 21 पे। 21 पे फिर वो चेक करेगा सिस्टम डॉट डिबग डी, फिर वो डी प्रिंट करेगा। फिर समझ लीजिए अगर मैंने मेथड ई नहीं लिखा है, 1 मिनट के लिए अगर आप मिटा देंगे उसको, हम्म मेथड ई को, तो इसके बाद वो कहाँ चले जाएगा? 16 पे। यहाँ से जाएगा 16 पे, मेथड ई पे जहाँ पे जहां वो से कॉल कॉल हुआ। जहां से हाँ कॉल हुआ है। हाँ, अगर हाँ। हमने फिर अगर नहीं लिखा है रिटर्न मेथड सी, जैसे आपने लिख दिया रिटर्न मेथड सी, तो आप बोल रहे हो कि वो रिटर्न कर जाएगा जहां से ये कॉल हुआ है, ठीक है। हम्म तो अगर मैंने रिटर्न मेथड सी नहीं लिखा है हम्म। तो वो कहाँ चले जाएगा?
जहाँ पे ये कॉल हुआ है। वहीं पे जाएगा जहां से कॉल हुआ है। ओके, मतलब तो फिर ओके, तो फिर रिटर्न मेथड से लिखने की जरूरत क्या थी अगर वो वहीं चला जाएगा तो? ये तो वो है ना, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो कुछ रिटर्न तो करोगे ना यहाँ से। अच्छा अच्छा, इस वॉइड नहीं था, मेथड, अच्छा मैंने देखा नहीं, हाँ हाँ इस, समझ गया समझ हाँ गया। इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने वो स्ट्रिंग का जैसे नहीं पढ़ा, मैंने लिखा पढ़ा कि वो आपने रिटर्न मेथड सी लिखा, मैंने वो स्ट्रिंग नहीं पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे वो किया है कि ये डेटा टाइप है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। मेथड सी की जगह जो है क्या कहते हैं, हेलो करके, हेलो आई एम फ्रॉम मेथड बी ऐसे करके। तो वो, अच्छा ठीक है, वो चीज़ अगर अभी पूछूंगा तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये कॉल स्टैक क्लियर हो गया दोनों लोगों को। हाँ। बहुत सिंपल था। हाँ अब जी आगे भैया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कॉल स्टैक को। simple था। हमने मेथड ए कॉल किया, मेथड ए से मेथड ई कॉल हो रहा है, मेथड बी कॉल हो रहा है एंड मेथड डी कॉल हो रहा है, लेकिन मेथड बी से मेथड सी कॉल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्या था, सारे एक मेथड के अंदर 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 ऐसे कॉल हो रहे थे। ठीक है, हम्म मेथड ए से बी से सी डी ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेथड ई बी डी सारे के सारे मेथड ए से कॉल हो रहे हैं। ठीक है, हम्म और सिर्फ मेथड सी बी के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है, हम्म तो अब कैसे होगा, मेथड ए आया कॉल स्टैक में अंदर, और मेथड ए के बाद क्या, मेथड ई गया। ठीक है, हम्म अब इसके बाद क्या होगा, मेथड भी मेथड जाएगा। में जाके मेथड सी को एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक मेथड है। सी, फिर मेथड बी, फिर मेथड डी। नहीं देखो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं फिर से बताता हूँ। फिर मतलब सिंपल सा ध्यान देना है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर मैंने ये लाइन लाइन नंबर 8 में लिखी है, तो लाइन नंबर 8 में ही एग्जीक्यूट, मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, उसके बाद ये होगी। ठीक है, हम्म अब ये इस लाइन में क्या लिखा है वो भूल जाओ, कुछ भी हो सकता है, फॉर लूप, डीएमएल, जो क्या कहते हैं कॉल आउट, या फिर कोई डिबग स्टेटमेंट है, या कोई मेथड कॉल है, कुछ भी हो सकता है। बट वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही दूसरे लाइन पे जाएगा। ये करेक्ट है। लीनियर एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये इसको एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ नहीं जा सकता, कुछ भी हाँ हो जाए वो उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, हाँ जी। इतना क्लियर हो गया कि लाइन बाय लाइन ही होगा। हाँ जी, अब बताओ इसमें कैसे होगा। तो मेथड ए और मेथड ई होगा। मेथड बी में अगर कोई लाइन लिखा है सिस्टम डॉट डिबग तो वो होगा, नहीं तो फिर वो मेथड सी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेथड बी को करेगा। भैया पहले ए से ई पे आएगा, ई से बी पे जाएगा, और बट बी ई से से सी बी पे। कॉल नहीं हो रहा ना, मैं वही कर, देखो अच्छा ये एक अच्छा। मेथड ए है, उसकी पहली लाइन ये है, मेथड बी, मेथड ए की दूसरी लाइन ये है, और तो मेथड ए ए से की ई आएगा तीसरी और लाइन ये फिर है। वापस कॉल बैक हो जाएगा, और फिर बी पे आएगा वापस, ए पे जाने के बाद। हाँ ऐसा होगा, देखो इसीलिए मैंने कहा ये बेसिकली क्या है, ये लाइंस हैं। अगर इसको आप दोनों तीनों मतलब अपन देखें इसको, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये तीसरी लाइन मेथड ए के अंदर, फिर मेथड बी के अंदर वो एक्चुअली में ये है तीसरी मतलब पहली लाइन। तो पहले क्या होगा, मेथड ए जाएगा कॉल स्टैक में, और फिर जैसे उसको मेथड ए गया, मेथड ई मिल गया, तो पहले वो मेथड ई को अब एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये एक लाइन है। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मेथड ई के अंदर कोई भी कोड हो सकता है, दूसरा कोड कॉल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट अभी के लिए मेथड ई सिंपल है। तो पहले मेथड ई एग्जीक्यूट करेगा, और मेथड ई को उसने हटा दिया, और फिर मेथड बी आया एग्जीक्यूट करने के बाद, वो बीच में थोड़ा सा वो है, बट मेथड ए के बाद मेथड ई एग्जीक्यूट किया, उसको कॉल स्टैक से हटाया, मेथड बी को कॉल स्टैक में डाला, और मेथड बी से क्योंकि मेथड सी कॉल हो रहा है, इसलिए मेथड सी को फिर से कॉल स्टैक में डाल दिया। क्योंकि ओके। ये एक लाइन है, उस लाइन, ये मेथड है, मेथड के अंदर अब वो चला गया ना, अब जैसे ही मेथड बी में गया, उसका कर्सर मेथड बी में आ गया ना। अब हाँ मेथड बी से मेथड सी कॉल हो रहा है, तो उसको भी कॉल स्टैक में डालना पड़ेगा, तो उसने वही किया यहाँ पे। अब क्या होगा, मेथड सी पहले एग्जीक्यूट होगा,
मेथड सी हटा, मेथड बी पे कर्सर आया, अब मेथड बी एग्जीक्यूट होगा। अब जो है क्या कहते हैं, मेथड डी पे कर्सर आया तो मेथड डी आएगा कॉल स्टैक में, तो फिर डी बी से तो एग्जीक्यूट वो होगा। फिर बी से तो फिर वापस ए पे जाएगा ना, वो तब डी पे आएगा ना। हाँ वो तो वही नहीं, हुआ ना। हाँ हाँ। देखो पहले सी पे आया, सी पे था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सी से बी पे गया फिर। सी से गया बी पे, सी एग्जीक्यूट हुआ और वापस बी पे गया, हाँ ठीक फिर है। ए पे फिर अब ठीक है बी भैया। एग्जीक्यूट हुआ तो फिर से वो ए पे आ गया। अब फिर से डी आएगा क्योंकि ए पे उसको ये लाइन मिल गई तो डी पे आएगा, हम्म, ठीक है। एंड देन डी एग्जीक्यूट हुआ, फिर ए एग्जीक्यूट हुआ और कॉल स्टैक एम्प्टी, समझ आ गया भैया, क्लियर हो। ठीक है। एक मिनट देना आप। हाँ तो ये क्लियर है। मेरे को जैसे समझा, मैं एक बार बताऊं या हाँ हाँ बताओ। क्लियर। मेथड ए हुआ, मेथड ए पे कर्सर आएगा, फिर मेथड ए के अंदर उसने देखा मेथड ई है, उसको फिर उसको वो प्रिंट करेगा या जो भी है उसके अंदर। फिर उसके बाद मेथड बी के अंदर आने के बाद वो मेथड सी के पास जाएगा, मेथड सी को प्रिंट करने के बाद वो फिर मेथड बी पे आएगा, और मेथड बी पे अब कुछ नहीं है तो वापस वो मेथड ए पे चले जाएगा, और फिर वो मेथड डी पे आएगा, मेथड डी को प्रिंट करेगा और कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा मेथड ए पे जाने के बाद। हाँ ये सब कुछ सही है, यहाँ पे सिर्फ एक करेक्शन है, वो ये कि प्रिंट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जो भी उस मेथड हाँ के अंदर होगा उसको एग्जीक्यूट हाँ करेगा, हाँ हाँ, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक है। और सेम चीज आपको भी जो है क्या कहते हैं क्लियर है ना वैभव? हाँ जी भैया। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं इसमें हाँ यही बेसिकली आपका असाइनमेंट है, यही आपको इम्प्लीमेंट करना है एज असाइनमेंट फॉर कॉल स्टैक, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैटिक और इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक। ओके। अब आगे जो हम बात करते हैं, वैसे अभी तो फिलहाल आज के लिए इसमें कुछ है नहीं क्योंकि नया आ गया, पर जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम अभी तक हमने सिंपल सा बात करा, सिंपल मेथड्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, ब्लॉक्स वगैरह ये सब इधर उधर का देख लिया, ठीक है। अब क्या है कि हमें एक्चुअली में ये करना है, क्योंकि आगे चल के हम ऐसे ही सिंपल से कोड नहीं लिखने वाले, हम लिखेंगे कि क्लास से हम क्वेरी कर रहे हैं या इसमें जैसे अकाउंट में है कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, तो सबको पता है जैसे मुझे कोई अकाउंट क्रिएट करना हो तो मैं अकाउंट पे जाऊंगा और न्यू पे क्लिक किया और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है, अब यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नेम है तो उसकी वैल्यू दूंगा और सेव करूंगा तो अकाउंट सेव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। जैसे कि ये है टेस्ट, और इसको सेव किया तो सेव हो गया अकाउंट, है ना। अब अगर मुझे यही एक अकाउंट अपने क्लास के थ्रू या अपने कोड के थ्रू इंसर्ट क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, नया रिकॉर्ड क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये मतलब हमें पता है कि ठीक है अकाउंट इंसर्ट करना है, ठीक है। अब अकाउंट इंसर्ट करने के लिए जो है क्या कहते हैं इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे और जो है क्या कहते हैं यहाँ पे सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे और हमें पता है कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, अकाउंट। तो ये तो वैसे लेटर ए है तो सबसे टॉप में आ गया, वैसे अगर हमें कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है कुछ भी है तो हम यहाँ पे अकाउंट या वो ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे और उसका जो एपीआई नेम है वो कॉपी करेंगे। लेबल और एपीआई नेम अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका लेबल और एपीआई नेम सेम है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे क्योंकि ये हमें इंसर्ट करना है, लेट से हम डिबग पे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगर याद हो तो कल मैंने बताया था कि सेल्सफोर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट मतलब ये जो टेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका इंस्टेंस बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे अकाउंट रिकॉर्ड इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब हमें कौन सी फील्ड में वैल्यू देनी है,
अब यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम अकाउंट रिकॉर्ड बना रहे थे तो तो नेम इज मैंडेटरी फील्ड, नेम मैंडेटरी है, जिसमें कि जिसका लेबल है अकाउंट नेम, ठीक है। तो अगर हमें कुछ नहीं पता कौन सी फील्ड मैंडेटरी कौन सी नहीं है, तो हम ऐसे ही करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रेड कलर का जिसमें मिल जाएगा वो हमें दे देगा कि ये मैंडेटरी है। और हम एक डमी रिकॉर्ड क्रिएट करके देख सकते हैं, अगर जहां जहां पे भी ये एरर आएगी हमें पता चल जाएगा कि वो फील्ड मैंडेटरी है हमें जिसमें वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक, अब हमें इसकी वो देखनी है, क्योंकि ये फील्ड का लेबल अलग है, एपीआई नेम इसकी अलग होगी, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे और पहले हम यहाँ पे थे डिटेल में, अब हम ये सेलेक्ट करेंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स एंड देन यहाँ पे हम अकाउंट जो लेबल उसका था अकाउंट नेम, तो इसका हम नेम सर्च कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये फील्ड नेम जो है हम उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट रिकॉर्ड, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। डॉट नेम इक्वल टू जो भी नेम देना है, जैसे टेस्ट अकाउंट, ठीक है, ये कर दिया। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी फील्ड में वैल्यू देनी या कोई और है, जैसे अभी मैं फोन का देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोन सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया फोन, तो ये हमारा फोन हो गया, इसमें मैं कोई भी सिंपल वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। और भी फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे फोन हो गया, फैक्स हो गया, वेबसाइट हो गई, अकाउंट साइट हो गई, कई सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये पिक लिस्ट वाली हो गई जिसमें हम कुछ दे सकते हैं टाइप। अभी हम सिर्फ इन्हीं दो फील्ड को देखते हैं, एक फैक्स भी कर लेते हैं जिसका एपीआई नेम फैक्स ही होता है, ठीक है। अब हमें अभी हमने ये किया, अब इसको अगर मैं आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया अगर मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊं, तो अकाउंट क्या है, एक क्लास है, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये क्या, ये तीनों वेरिएबल हैं, तो ये बेसिकली ऐसे बनेंगे पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और ये बनेगा फोन और ये बनेगा फैक्स। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड था मैंने इसको बता दिया कि ये ऐसा कुछ होगा सेल्स फोर्स में, आई डोंट नो कि ऐसा ही है, बट ऐसा कुछ होगा सेल्स फोर्स में पीछे, ठीक है, बिहाइंड द सीन। तो हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही बनाते हैं, हाँ और हाँ, ऐसे क्लास बना। के, हाँ, और क्लास के ऑब्जेक्ट में सॉरी क्लास के वेरिएबल्स में वैल्यूज भी हम ऐसा ही असाइन करते हैं, हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। तो हमने वही किया ना, कि मतलब बेसिकली हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, हमने क्या किया, ठीक है, हमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था हमने वो ऑब्जेक्ट को पता किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यूज असाइन कर दी। अब क्रिएट करना है तो सिंपल सा एक लाइन लिखना है आपको, इंसर्ट और जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है वो, बस इसी से काम हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं, बाकी पूरा काम वो खुद कर देगा, ठीक है। अब इसको जो है क्या कहते हैं, अगर मैं एग्जीक्यूट मतलब सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर दूं, तो ये क्या करेगा, मुझे एक नया अकाउंट दे देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ रिसेंट अकाउंट्स, तो मुझे एक नया अकाउंट मिलेगा टेस्ट अकाउंट, जो कि जो फोन नंबर मैंने दिया वो फोन नंबर और फैक्स के साथ, अगर डिटेल पे जाऊं फोन और फैक्स, ठीक है। तो ऐसे सिंपल मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे इंसर्ट कर सकते हो कोड में। ये हमने एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट किया, हम बाद में देखें कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। बट अभी हमने एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि मैं एक नया अकाउंट बनाऊं, नया अकाउंट रिकॉर्ड लेट से कि अकाउंट रिकॉर्ड 1, ठीक है। अब हमने हमारा अगर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दूं, तो लेट से कि मैं बना दूं पब्लिक अकाउंट और इसके अंदर लेट से कि मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फोन, स्ट्रिंग फैक्स, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें मैंने कहा कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। पैरामीटराइज। हाँ, मैंने बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया एक, ठीक है। दिस डॉट फैक्स इक्वल टू फैक्स, ठीक है, मैंने ये बना दिया। तो मैं इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अब कैसे पास करते हैं हम वैल्यू,
नेम में मुझे जो भी पास करना है, टेस्ट अकाउंट विद कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, देन फोन, कुछ भी हो सकता है, फोन में मेरी जो भी वैल्यू है मैं दे सकता हूँ, ठीक है, फैक्स में जो भी वैल्यू मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं मैं इसको इंसर्ट कर दूं, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इंसर्ट, एंड देन अगर मैं फिर से इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर दूं और अकाउंट्स में जाऊं तो मुझे दूसरा अकाउंट मिलेगा, और एक और मुझे टेस्ट अकाउंट के नाम से मिल गया, क्योंकि इस बार 2 इंसर्ट हुए, ठीक है। कोड तो दिखाइएगा एक बार, हाँ वो नहीं, वो मैं दिखा रहा हूँ, फास्ट हो जाते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, अच्छा, आगे पैरामीटर। 2 इंसर्ट हुए, ठीक है। अब अगर अच्छा, इसमें तो एक, हाँ इसमें आप ये जो बता रहे थे, ये डायरेक्ट एज अ पैरामीटर डायरेक्टली आपने पास कर दिया बिना अलग से वो ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड वैल्यू कॉल करने के, जो आप पहले वहां पे ऊपर दिखा रहे थे कमेंटेड लाइन में, राइट? हाँ, पीछे ये आप लॉजिक बता रहे थे कंस्ट्रक्टर कि ये बनाया ना लॉजिक मैंने, कैसे हाँ चलता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कंस्ट्रक्टर होगा जो क्या कहते हैं, ठीक है। ओके। तो ये हो गया। अब एक चीज जो अगर देखी होगी, तो यहाँ पे मैंने ऐसे पास के लिए वैल्यू, नेम में क्या जाना है, फोन में क्या जाना है, फैक्स में क्या जाना है, यहाँ पे मैंने ऐसे बताया है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। टेबल है ये, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे वैल्यू पास करी। लेकिन जब एक्चुअल में आप किसी क्लास का जो है इंस्टांस बनाओगे, जैसे कि ये लैपटॉप्स का, तो आप ऐसे बनाओगे, लैपटॉप्स, लेट्स सी एप्पल इक्वल टू न्यू लैपटॉप। अब अगर इसमें क्या कुछ, हाँ, अगर ये लेट्स से कि ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो जिसमें इंटीजर रैम साइज जा रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाओगे। इसमें जो है क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होगा कि जो भी वेरिएबल का नेम है ऐसे, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू क्या जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम टेबल्स को रेफर कर रहे हैं, समझ गया। क्लियर है। हेलो, हाँ हाँ, जी क्लियर भैया। है। क्लियर है ना, तो ठीक है, इसको भी एज असाइनमेंट कर लेना, प्ले अराउंड विद कंस्ट्रक्टर, और वो इसके भैया थ्रू जो है क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर एक तरह से रिक्वायर फील्ड की तरह काम करता है क्या? कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड फील्ड की तरह काम नहीं करता, लेकिन अगर आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले मुझे ये इंफॉर्मेशन फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दोगे। जैसे कि लेट्स से कि मुझे तो ऐसे ही अगर, रिक्वायर्ड में भी तो ये होता है भैया कि मतलब वो वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, वरना नहीं सेव हो पाता। हाँ इसमें लेकिन ऐसा है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, रिक्वायर्ड ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो अब जैसे मुझे ये वाला है इंटीजर रैम साइज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ना पास करके नल भी पास कर सकता हूँ। नल एक ऐसा कीवर्ड है जो हर चीज, हर तरह के डेटा टाइप के लिए काम करेगा, वो चाहे ठीक। स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, डेटा टाइप कुछ भी हो। तो यहाँ पे तो मैंने नल पास कर दी, इसका मतलब मैं वैल्यू पास ही नहीं कर रहा, तो ये रिकॉर्ड नहीं ठीक हुई ना, ठीक 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 है भैया। ठीक है। वो बेसिकली एक तरह से वो कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो एक तरह से रिक्वायर्ड है, बट नॉट नेसेसरी कि वो रिक्वायर्ड ही ओके भैया। है ना। ओके। ठीक है, हाँ अमन कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं, मेरा क्लियर है। अच्छा, ठीक है, फिर फिलहाल आज के लिए तो जो है क्या कहते हैं यही है, मैं कल सारे असाइनमेंट्स चेक करूंगा। ओके भैया। ओके।